जय हिंद साथियों। तो हम लोग पहुंच गए हैं खमरिया चुरवा गांव। ये बहराइच ज़िले के अंदर एक गांव है और जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि हम आज लखनऊ से खमरिया चुरवा गांव आने का जो हमारा मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि हमें अपने एक सरपकंधा के किसान भाई से मुलाकात करनी थी। तो मेरे साथ में इस वक्त छत्रपाल कुमार जी खड़े हुए हैं। ये आप सरपकंधा की खेती करते हैं खमरिया चुरवा गाँव में। ये हमारे यहाँ लखनऊ से तकरीबन हम लोग 225 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँचे हैं। थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया, 6 घंटा हमको लग गया पहुँचने में, लेकिन बहरहाल हम मंजिल पे पहुँच गए हैं। हमारे साथ में छत्रपाल जी खड़े हुए हैं। अब हम इनके खेत की तरफ चलेंगे। हालांकि ये इनके बाहर का घर का हिस्सा है। थोड़ी देर में हम अंदर इनके प्रेमाइसेस में जाएंगे, वहाँ भी कुछ सर्पगंधा लगा हुआ है तो वो भी देखेंगे। 2 मिनट हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद में हम आपको लेके चलेंगे आपके सर्पगंधा के खेत पर। वहाँ पर सर्पगंधा भी लगी हुई है और वहाँ पर आपका सर्पगंधा के प्लांट्स की नर्सरी भी लगी हुई है। तो आज छत्रपाल जी आपको अपनी ज़ुबानी सर्पगंधा की खेती की जानकारी देंगे ताकि आपको फ़र्क करने में आसानी हो कि जो हमने आपको स्टूडियो रूम से सर्पगंधा की जानकारी दी थी और छत्रपाल जी जो कि इसकी असलियत में खेती कर रहे हैं उनका अपना क्या अनुभव है और वो आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसमें और हमारी जानकारी में कितना फ़र्क है, ताकि आप ख़ुद एक बार ये फ़ैसला ले सकें कि सर्पगंधा की खेती आपकी परिस्थितियों में आपके लिए कितनी बेहतर है। तो आइए चलिए चलते हैं छत्रपाल जी के साथ अंदर की तरफ, देखें वहाँ का क्या हालचाल है, वहाँ का क्या नज़ारा है। तो साथियों हम लोग छत्रपाल जी के फार्म हाउस में एंटर कर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों ने रेस्ट लिया है। मैं अब छत्रपाल जी से चाहूँगा कि थोड़ा सा वो आपको अपने बारे में और अपने गांव के बारे में और जो वो खेती कर रहे हैं वो कितने समय से कर रहे हैं और जो थोड़ा सा 1-2 लाइन में आपको अपने बारे में बताना चाहें वो आपको अपना परिचय स्वयं देंगे। तो छत्रपाल जी थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को अपने बारे में बता दीजिए। जी, मैं छत्रपाल कुमार, औषधीय फार्मर, जो कि मैं वही 12 साल से समथिंग ये काम कर रहा हूँ। और पहले हमारा काम था सतावरी, तो उस समय सतावरी महंगा हुआ करती थी और अभी जो है इस समय 2-3 सालों से जो है रेट इसका डाउन चल रहा है। तो अभी सर्पगंधे पे ये 3 साल से सर्पगंधे पे काम चल रहा है जी। तो सर्पगंधे का रेट अच्छा है इस समय। वही मान के चलिए कि मार्केट रेट समथिंग 850, 900, 1000 भी चला जाता है, इसके ऊपर भी चला जाता है। 1600 तक इस बार रेट गया है इसका। और हमारे पास में अभी ये सर्पगंधा का लगा हुआ है और इसकी नर्सरी भी हमारे खेत में है और कई किसान मतलब मिल के यहाँ खेती करते हैं। तो कितना समय आपको छत्रपाल जी सर्पगंधा की खेती करते हुए हुआ है अभी? ये मान के चलिए कि 3 साल सर्पगंधे की खेती करते हुए हुआ है। यानी तकरीबन एक फसल आप पूरी ले चुके हैं और एक फसल आप अभी ले रहे हैं। जी। ठीक है जी। और पौधे की सप्लाई भी आप किसानों को करते हैं? जी, पौधे की सप्लाई भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने जो है एमपी के एक किसान को जो है 45,000 प्लांट यहाँ से दिए हैं। वेरी गुड। जी जी। मतलब यहाँ से आप मध्य प्रदेश पौधे की सप्लाई कर रहे हैं और भी भागों में कर रहे होंगे, यूपी में भी दे रहे होंगे सप्लाई? यूपी में भी जा रही है। मतलब जहाँ से ऑर्डर आता है, जैसे राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ से भी ऑर्डर आ जाते हैं। वेरी गुड। जी। तो किसान भाइयों ये देखा आपने कि सिर्फ ये खेती नहीं करते हैं। आप लोगों का जो अक्सर सवाल होता है कि खेती के लिए बीज पौधा कहाँ से मिलेगा, वो भी आप इसकी सप्लाई करते हैं। हालांकि हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। हमारे साथ जो मैंने आपको सुबह इरशाद भाई से मुलाकात कराई थी वो भी सब पौधे की सप्लाई करते हैं। हम उनसे आपका बाकायदा पूरा एक बाद में मुलाकात कराएंगे, पूरा उनका एक इंटरव्यू आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम छत्रपाल जी के साथ पे अभी उनके खेत पर चलेंगे और वहाँ से सर्पगंधा की खेती की प्रैक्टिकल जानकारी आपको देंगे जो कि छत्रपाल जी हमारे साथ में साझा करेंगे। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए छत्रपाल जी के सर्पगंधा के खेत की तरफ। तो मेरे दोस्तों हम लोग इस टाइम छत्रपाल जी की सर्पगंधा की नर्सरी के पर आ गए हैं और सर्पगंधा की नर्सरी के खेत के बीच में खड़े हैं। यहाँ पर इनके 2-3-4 प्लांट्स हो सकता है हमारे अंदर घुसने से डैमेज भी हुए हों।
मैं सिर्फ यहाँ से छत्रपाल जी से सिर्फ कुछ सवाल करूँगा नर्सरी के बारे में, ताकि आपको कैसे ये नर्सरी करते हैं और क्या इनका नर्सरी का अनुभव है वो आपसे साझा कर सकें। तो छत्रपाल जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आपकी नर्सरी लगी हुई है, ये इसमें इस समय कितना पौधा है और ये कितने एकड़ के लिए पर्याप्त होगा? ये सर जी वही समथिंग 60-70 हज़ार के आसपास प्लांट है ये जी। और 1 एकड़ में 35,000 प्लांट आप लगा सकते हैं। 30,000 भी चल सकता है, 30,000 लेकिन 30,000 से कम नहीं चलेगा। और 30,000 अगर प्लांट 1 एकड़ में हम लगाते हैं तो 12 क्विंटल 1200 केजी के आसपास ड्राई रूट इसके आते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में हमको खेत से 1200 किलो यानी कि 1.2 टन रूट मिल जाती है? हाँ, रूट मिल जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं आप। जी जी, वेरी गुड। तो ये बताइए कि ये जो नर्सरी आप डालते हैं, क्योंकि हम किसानों को 1 एकड़ के लिए बताते हैं प्लांटेशन, तो जब अगर हम ये 1 एकड़ खेत में किसी किसान को इसकी खेती करनी हो तो नर्सरी कितने एरिया में लगानी होगी और उसके लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी? अब वही 1 एकड़ के लिए हम जो है 1 एकड़ में 1 केजी सीड में 5,000 के समथिंग प्लांट जमते हैं, यदि 50% का जर्मिनेशन यदि है तो। हाँ, और उसको जो है हम तौलते कैसे हैं कि जैसे कि उसको हम पानी में डुबो के सीड को देखते हैं। तो यदि हमारा 50% अगर पानी में सीड डूब रहा है तो उसमें 5,000 6,000 ऐसे प्लांट आते हैं। तो 35,000 प्लांट तो 7 केजी के आसपास जो है सीड लगेगा 1 एकड़ में। और उसको हम जो है 5 बिस्से के एरिया में यानी 5 बिस्से के एरिया में मान के चलिए कि 100 स्क्वायर फीट के एरिया में हम डाल सकते हैं। यानी कि आपका मतलब ये है कि 20 फीट बाई 5 फीट की अगर हमारी क्यारी है जी। तो उसमें 1 एकड़ की नर्सरी हमारी तैयार हो जाएगी। तैयार हो जाएगी। और आपके हिसाब से इस 1 एकड़ की 100 स्क्वायर फीट की नर्सरी में जो बीज चाहिए वो तकरीबन 6 से 7 किलो चाहिए। हाँ, 6 से 7 केजी चाहिए। वैसे हम लोग 4 किलो बीज लगवाते हैं तब भी पूरा हो जाता है, तो इसका मतलब अगर जर्मिनेशन अच्छा है तो क्या 4 किलो में पूरा नहीं होगा? अगर जर्मिनेशन अच्छा है तो 4 किलो में जैसे कि अगर 8,000 पर केजी का जर्मिनेशन अगर आए तो हो जाएगा। तो क्या जर्मिनेशन का प्रॉब्लम होता है सर्पगंधा में? मैं जैसे जानता हूं कि पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि कई बार किसान भाई लोग जो हैं वो कच्चा सीड तोड़ लिया करते थे, तो जर्मिनेशन कम आया करता था। हाँ, लेकिन क्या अभी ऐसा है कि जर्मिनेशन के जो ये समस्या है सर्पगंधा की जो कई सालों से बनी हुई थी, क्या ये कुछ दूर हुई है? क्या 4 किलो बीज में भी किसान अच्छा नर्सरी का पौधा तैयार कर सकता है 1 एकड़ के लिए? और क्या जर्मिनेशन की जो समस्या इतने सालों से थी वो दूर हुई है या वैसी ही चल रही है? अभी तो फिलहाल वैसे ही चल रही है। ये मानने लगता है जैसे कि हम सीड की तोड़ाई जब करते हैं तो उसमें जो है पूरे खेत में कभी कभी ऐसा होता है कि सारी सीड जो है वो फरहा, जैसे कि बोलते हैं कि फरहा निकल आता है। फरहा किसे बोल रहे हैं? फरहा जैसे कि उसमें अंकुरण वाला वो दाने नहीं रहते हैं, सिर्फ उसमें उसका खोखला रहता है। अच्छा जी। तो ऐसी स्थिति में वो खेत के ऊपर निर्भर करता है तो उसमें जो है अच्छे सीड नहीं निकाल पाते हैं। कैसी मिट्टी चाहिए नर्सरी के लिए? नर्सरी के लिए जैसे उसमें उर्वरक शक्ति जो होती है, बलुई दोमट मिट्टी तो इसे चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसमें उर्वरक शक्ति भरपूर मात्रा में अगर होती है तो उसमें सीड अच्छा निकलता है। तो आपने जैसे हमको बताया उर्वरक शक्ति ज़्यादा चाहिए, तो ये हमने जान लिया कि 4 किलो से लेकर 6 या 7 किलो तक सीड चाहिए होता है, डिपेंडिंग अपॉन सीड की जो जर्मिनेशन की क्षमता है उसके हिसाब से। मिट्टी भी आपने बता दिया कि जिसकी उर्वरक शक्ति ज़्यादा हो और बलुई दोमट हो। आपने ये भी बता दिया कि 100 स्क्वायर फीट 1 एकड़ की नर्सरी के लिए चाहिए। थोड़ा सा ये बताइए कि नर्सरी कब लगाते हैं आप और क्या तरीका अपनाते हैं नर्सरी लगाने का, और जो आप थोड़ा सा नर्सरी के बारे में बता दिए, और कितना समय इस नर्सरी को तैयार होने में लगता है, और आप इसमें कौन सी खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार निकालने का क्या प्रबंधन रहता है, सारा बता दीजिए आप। जी, दरअसल इसमें पहले हम खेत की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। उसके बाद इसकी 2 प्रक्रिया है। सीड को हम जो है 12 घंटे के लिए कम से कम पानी में डाल सकते हैं और ना भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है हम खेत को बना करके और फिर जो है बीज को 1 इंच के आसपास जो है ज़मीन में उसको हम अंदर डालते हैं। हाँ, और ज़्यादा ज़मीन में डालेंगे तो बीज जो है जर्मिनेशन अच्छा नहीं आता है। हम 1 इंच ज़मीन में डालेंगे सीड को, और सीड डालने के बाद पहले तो हम इसको खरपतवार से ऊपर से ढकते थे, लेकिन ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। खरपतवार से ढकते थे? हाँ, सीड डालने के बाद ज़मीन के ऊपर खरपतवार से ढक देते थे। कौन सी खरपतवार से? किसी भी खरपतवार हो, घास डाल दी कोई भी, बिछा दी? हाँ, घास बिछा दी। किस चीज़ के लिए? मतलब मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए, ताकि नमी ना उड़े खेत की? हाँ, या और कोई वजह है? नहीं, इसीलिए। अच्छा। हाँ, मॉइस्चर जो है मतलब कंटिन्यूअस में बना रहे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है।
हाँ, जब हम जो है इसको मतलब पहले इसको जो है डालते थे, उसके बाद डालना बंद कर दिए, उससे अच्छा जर्मिनेशन आया, जर्मिनेशन में कोई जो है दिक्कत नहीं हुई। तो उसमें ज़्यादा मेहनत भी लगता है, हम उसको बिछाते हैं और फिर उसको जब सीड जमने के बाद उसको जब हटाते हैं पॉल को, तो उसमें जो है सीड हमारे बहुत नुकसान हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें ना मतलब उसको नहीं डालेंगे तो अच्छा रहेगा। खुले धूप में हम हाँ, खुले धूप में उसको रखेंगे, ठीक है। और मॉइस्चर उसको हम बनाते रहेंगे, 2 दिन 3 दिन पर उसको हम पानी देते रहेंगे। यानी कोई मल्चिंग नहीं करनी हाँ, है। कोई मल्चिंग कोई नहीं करनी ठीक है। है। और फिर हम पानी देते रहेंगे। ये 15 दिन के बाद जर्मिनेशन इसमें स्टार्ट होता है। 15 दिन में जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। 15 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। कभी कभी लेट भी होता है? कभी कभी वो ज़्यादा लेट नहीं होता है, बस ये मान के चलिए कि 15 दिन के बाद ही जर्मिनेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद 1 महीने के अंदर सारे सीड जो है जम जाते हैं। थोड़ा बहुत 5% सीड रह जाता है, तो उसके बाद भी वो कहीं जैसे मान लीजिए ऊपर रह गया, बाद में वो मिट्टी से वो संपर्क में आया तो वो जम जाता है। तो ये प्लांटेशन जो है इसके बाद जो है कम से कम इसको लगते हैं 2.5 महीने प्लांट तैयार होने में। अब ये प्लांट जो लगा हुआ है, ये जो है 1 जुलाई में लगाया गया था। ठीक है। ये, और अभी जो है जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है। ये मान के चलिए कि वही 2.5 महीने में प्लांटेशन योग्य हो जाते हैं। यानी कि तकरीबन ज़मीन के ऊपर 4 से 6 इंच की पौधे की हाइट हो जाए। हाँ। और ज़मीन के नीचे जड़ कितने इंच की हो जानी चाहिए? ज़मीन के नीचे मान के चलिए कि वही 6 इंच का जड़ हो जाना चाहिए। 6 इंच का जड़ हो जाना चाहिए। जी। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि जो पौधे से 2 तरह से उसको क्योंकि प्रोपगेट किया जाता है। जी। बीज से भी कई लोग लगाते हैं और पुरानी जड़ से भी पौधे तैयार करते हैं। तो कई बार कुछ मैंने सुना है कि किसान भाई ऐसा करते हैं कि जब जड़ ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो जड़ को ऊपर से 2-1 या इंच छोड़ करके काट देते हैं और वो पौधा सप्लाई करते हैं। क्या इस तरह के किसी पौधे से किसान भाई को कोई नुकसान है, या क्या पौधे को खेत में लगाएंगे, उसकी रोपाई करेंगे इस तरह का पौधा जिसमें कि जड़ को 2-3 इंच छोड़ करके बाकी नीचे काट करके बाकी जड़ को नीचे छोड़ दिया गया है, इस तरह से अगर पौधा तैयार किया गया है, तो क्या कोई इसमें पौधे के जमने में पौधे के मतलब सेटल होने में रोपाई के बाद में कोई समस्या होती है? जी, क्या ऐसा करते हैं किसान? जी, ये करने को तो करते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से जो है ये मतलब असफल है। अच्छा। हाँ, ये सफल तरीका नहीं है। वो पेड़ सूख जाते हैं और किसान को बहुत लंबा नुकसान होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसान इसलिए करता है कि उसको जानकारी नहीं होती है, और जो हमारे जो एजेंट होते हैं उनको लगवा देते हैं। वो क्या उसको बोलते हैं कि आपको जो है हम 2 इंच जड़ दे देंगे, 1 इंच जड़ दे देंगे, और उसके बाद जिसने उस जड़ को कटिंग करके दिया तो उसको, उस किसान को फ़ायदा है, क्योंकि उसके खेत में उसके ज़मीन में जड़ रह गई। तो वो जो है नेक्स्ट टाइम में वो फिर फरवरी से इसके कल्ले आने लगते हैं। और कल्ले आएंगे तो उसका तो फ़ायदा है, क्योंकि जड़ उसकी पूरी उसके खेत में रह गई। अच्छा। और जो किसान को हम मदर प्लांट देते हैं, बड़ी, उसको मदर प्लांट भी बोल सकते हैं, बड़ा प्लांट भी बोल सकते हैं, तो वो किसान अगर ले जाके अगर लगाता है इस प्लांट को खेत में, तो वो ग्रोथ नहीं करता है, वो चलने के बाद सूख जाता है। तो आपका कहना ये है कि साइंस चाहे जो भी कहती हो, विज्ञान जो भी कहता हो, आपके हिसाब से जो प्लांट बीज से तैयार हो रहा है वो ज़्यादा चलता है, अच्छा रहता है, और जो पौधे से जड़ को काट कर तैयार किया जा रहा है वो प्लांट नहीं चल पाता है। ये मतलब है आपका? जी जी जी, वेरी गुड जी। तो किसान भाइयों, इसके बारे में हम लोग बाद में ही बात कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी जानकारी दी है छत्रपाल जी ने कि अगर आपको बीज का इस्तेमाल करना है, साइंस बॉटनी जो है, बॉटनी का जो विज्ञान है, जो वनस्पति विज्ञान है, वो कुछ और कहता है इस बारे में, लेकिन जो किसान भाई का अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो हम देखते हैं कि जब वो कामगर है और फ़ायदा किसान को उससे पहुंच रहा है तो हमें वो करना है। ये हमारे अभी इरशाद भाई ने हमको जड़ पकड़ा दी है निकाल करके। ये नर्सरी का प्लांट है, इसकी हाइट तकरीबन 9 इंच से 1 फुट के बीच में हो गई है पौधे की, 9 इंच तक हाइट है। ये जड़ कितनी, करीबन 5 से 6 इंच की हाइट की जड़ है जी। ये कम से कम 5 से 6 इंच का जड़ है, और ये सीडलिंग प्लांट है। ये वही आपकी 2.5 महीने की प्लांट है, 2.5 महीने का तैयार प्लांट है। हाँ, इसमें सबसे अच्छा रूट आता है, और सीड भी इसमें अच्छा आता है, और रूट सबसे अच्छा आता है इस प्लांट में। तो ये जैसे अगर कोई आपको किसान भाई अगर सीडलिंग्स का ऑर्डर भेजते हैं और आप पौधे की सप्लाई करते हैं, तो आप इस तरह से पौधा सप्लाई करेंगे? हाँ, हम फुल इतनी जड़ मिलेगी किसान को, फुल रूट के साथ हम देते हैं। हम किसी को कटिंग का सलाह देते ही नहीं है। 2 इंच 1 इंच जड़ हम किसी को नहीं किसान भाई देख लीजिए आप, ये करीबन 9 इंच का पौधा है, और इस 9 इंच के पौधे में तकरीबन 5 से 6 इंच की जड़ है। अक्सर लोग 1.5-2 इंच की जड़ भी देते हैं,
लेकिन अगर वो जड़ मजबूत है, बीज से तैयार हो, चल वो भी जाएगा, लेकिन इसको ज़मीन के अंदर सेटल होने में कम समय लगेगा, प्लांट को कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आप इसको ध्यान से देख लें। ये जो है तकरीबन ये दूसरा पेड़ भी हमारे इरशाद भाई ने पहुंचाया है हमको, और ये भी देखिए तकरीबन उसी स्थिति में है। यानी कि ये जो नर्सरी आपको हम दिखा रहे हैं ये बिल्कुल तैयार है रोपाई के लिए। यहाँ से आप पौधा लेकर के सीधे हम रोपाई कर सकते हैं इसकी। ये तो हो गई देखिए बीज की बात। क्या बीज अगर मान लीजिए 15 दिन में या महीने भर तक नहीं जमता है तो इसका क्या मतलब समझे किसान? अगर महीने भर में नहीं जमता है तो समझिए कि बीज जो है वो ख़राब था, वो बहुत पुराना बीज हो सकता है, या उसमें अंकुरण वाली जो है जो दाल होती है वो नहीं होती है उसमें। यानी कच्चा बीज या तो किसान ने जहाँ से भी बीज को तैयार किया गया है वहाँ से कच्चा बीज किसान ने निकाल लिया, जी कच्चा बीज पौधे से हार्वेस्ट कर लिया, और या फिर बीज बहुत पुराना दे दिया इसलिए उसके जमने में क्षमता नहीं है। इसके अलावा और कोई कारण कि मौसम या पानी लगाने में किसान से कोई गलती हो, नमी की कमी हो, ये कोई भी वजह, या ज़मीन के अंदर मान लीजिए कोई दीमक है, इस सब चीज़ों से भी कोई फ़र्क पड़ सकता है जर्मिनेशन पे? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ता है कि हमने बीज डाला और बीज डालने के तुरंत बाद से बरसात स्टार्ट हो गई और कंटिन्यू जो है 10 दिन तक बरसात हुई, तो उसमें कुछ जर्मिनेशन कम होता है, 50% उसमें जर्मिनेशन कम हो जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं ख़त्म होता है। ठीक है जी। तो चलिए ये तो बात हुई नर्सरी के बारे में। अच्छा, खाद वगैरह क्या डालते हैं आप? खाद अगर 2.5-3 महीने में जो नर्सरी आप लगा रहे हैं उसमें कोई खाद वगैरह डालते हैं? जी, उसमें डीएपी का प्रयोग करते हैं। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं? बगैर केमिकल फर्टिलाइजर के नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसके लिए हम गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर खाद सबसे कारगर है, और ये जो है फर्टिलाइजर ये उतना अच्छा काम नहीं करता है। अगर गोबर की खाद हम पा जाते हैं तो वो सबसे बेटर है जी। वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा है। मतलब ऑर्गेनिक चाहे कोई भी डालें? ऑर्गेनिक कोई भी डालें। हम जो है वो जीवामृत भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। फर्टिलाइज़र तो हम जो है क्या नाम है बहुत विषम परिस्थिति में डालते हैं जब हमें ये क्या नाम है ऑर्गेनिक खादें नहीं मिलती हैं। तो अगर ऑर्गेनिक खाद हमारे पास है नर्सरी के लिए तो हमें फिर डीएपी यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी से ही हमारा जर्मिनेशन अच्छा मिल जाएगा, उससे अच्छा ग्रोथ आता है, उसमें सारे पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं। नर्सरी के से ताल्लुक़ रखने वाला एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप नर्सरी का पौधा जनरली ये जो इसमें क्योंकि 2 तरह की स्पीशीज चल रही हैं अभी, एक रॉवेल्फिया सर्पेंटीना और एक रफेल्फिया टेट्राफाइला। ये आपका जो लगा है ये क्या है? ये रॉवेल्फिया सर्पेंटीना। क्या टेट्राफाइला भी आप करते हैं? टेट्राफाइला करते नहीं है। टेट्राफिला जो है 2-4 पौधे मतलब हमारे खेत में लगे होंगे, वो कहीं से सीड अब पता नहीं कैसे आ गया है। जी, लेकिन उसको करते नहीं है, उसका यहाँ डिमांड अच्छा नहीं है। उसकी नर्सरी भी आपने नहीं की है? उसकी नर्सरी भी हमारे पास। कितने का पौधा ये आपका निकल जाता है तकरीबन? एक पौधे का प्राइस क्या जाता होगा? ये पौधा तो मार्केट में कई रेटों से लोग देते हैं, लेकिन अपना यहाँ जो है बल्क में वही मान के चलिए कि हम लोग 2 रुपये 2.5 रुपये तक देते हैं किसान को। हाँ, कम से सबसे लेकिन कम किसान के अक्सर पहुँचते हुए 5 या 6 रुपए का हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से आप मध्य प्रदेश भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। और सारे किसान आपके साथ संपर्क में, बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स भाई हैं जो कि किसानों तक सब सामान पहुँचाते हैं, उनको भी अपना मार्जिन लेना है। तो 5 से 6 रुपये भी अगर किसी को प्राइस मिल रहा है और जेन्युइन आपको पौधा दे रहा है किसान, तो क्या आप समझते हैं कि 5-6 रुपए का प्राइस किसान को अगर इतना महंगा पौधा मिल रहा है तो सही है वो भी? हाँ, कम से कम तो 5 रुपये तक हम इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जी। अच्छा, टेट्राफाइला का पौधा कितने रेट तक मिल सकता है? टेट्राफाइला उस पे हमारा काम अभी तक हुआ नहीं है जी। उसकी पैदावार के बारे में भी फिर कोई आइडिया नहीं होगा? नहीं, उसका पैदावार जैसे कि हमने जो है ये 2019 में 20 में हमने जब अपनी खुदाई की थी तो उसमें 2-3 प्लांट उसमें बहुत बड़ा था, तो उसमें अच्छा यील्ड नहीं आया। ये मान के चलिए कि यदि हमारे रॉवेल्फिया सर्पेंटीना में जिसमें निकलती थी कच्ची रूट 250-350 ग्राम के आसपास, तो उसमें जो है 100 ग्राम जड़ निकली एक पौधे में, और उसका प्लांट बहुत बड़ा था। अच्छा, हाँ। चलें, तो ये हम लोगों को जानकारी हुई। कोई और सवाल आप अगर या कोई और जानकारी नर्सरी से संबंधित अगर देना चाहें किसान भाइयों को, या कोई सुझाव देना चाहें? मेरे ख्याल से सारी तो हमने बात कर ली है जी। अगर कुछ रह गया हो? तक हो गई है, अब कुछ रह नहीं गया है हमारे ख्याल से भी। पौधा जो भेजते हैं आप वो कैसे पैकिंग करके भेजते हैं? हाँ, इसको पैकिंग जैसे कि हम प्लांट को जो है ठंडे समय में इसको उखाड़ते हैं। अच्छा। और प्लांट को हम पानी लगा करके नर्सरी में और फुल रूट के साथ उसको उखाड़ लेते हैं, किसी से हम खुदाई नहीं करते हैं। अच्छा। पानी जब लगा देते हैं, ज़मीन जो है ढीली हो जाती है, उसके बाद हम मजदूर लगवा करके इसको जो है हाथ से
निकाल लेते हैं और फिर जो है हम सूती का कपड़ा ले करके और फिर जड़ को अच्छे तरीके से उसको हम सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं और उसको जो है हम फुहारा दे देते हैं पानी से, जिससे वो नमी बनी रहती है और वो काफ़ी लंबा समय तक यानी कि 7 दिन 8 दिन तक हम जो है प्लांट को सुरक्षित रख सकते हैं। कोई प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होता? जी, प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होता है। अच्छा, ये तो सारी बातें हुई, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो रह गई कि ये आप कौन से महीने में नर्सरी लगाते हैं, बीज बोते हैं? बीज जैसे कि हम अप्रैल में भी डाल देते हैं और उसके बाद जून में भी डाल देते हैं और जून तक हम अपना जो अप्रैल से लगा करके जून तक आप कभी भी डाल सकते हैं, आपका प्लांट तैयार हो जाएगा लगाने योग्य। यानी कि इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए बीज को जमने के लिए, ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि और हमारे इलाकों में भी, आपके इलाकों में भी अप्रैल से लेकर के सबसे गर्म महीने जो हैं वो अप्रैल, मई और जून के हैं। जी जी, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है आपके हिसाब से सर्पगंधा की नर्सरी डालने के लिए। जी जी, है ना? जी, यही बात है जी। तो चलिए, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया छत्रपाल जी, क्योंकि आपने नर्सरी के बारे में हमारे भाइयों को बहुत डिटेल से बता दिया है। मैं चाहता हूं कि अब नर्सरी की बात को यहीं रोके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? तो बाकी कोई और जानकारी लेनी होगी तो हम चाहेंगे कि किसान भाइयों को हम आपका संपर्क सूत्र बना देंगे, वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने आंसर्स के लिए वो हमें क्वेश्चंस अपनी मेल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमको अपना, जहाँ पर आपने इसका मेन खेत जो सदारवा, जहाँ सर्पगंधा आपने बोया हुआ है, आप थोड़ा हमें वहाँ ले चलिए और उसकी मेन खेत में खेती के बारे में थोड़ी सी हम आपसे जानकारी लेंगे और अपना अनुभव और उस खेती की बारीकियां थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों के साथ आप अपने मेन खेत में सर्पगंधा के थोड़ा साझा कीजिए। ठीक है सर। तो चलते हैं साहब, अब यहाँ नर्सरी आपको हमने दिखा दिया है, नर्सरी के बारे में जानकारी भी ले ली। अब हम चल रहे हैं सर्पगंधा के मेन खेत की ओर, जहाँ से इन नर्सरी के पौधों को ट्रांसप्लांट करके मेन खेत में लगाया गया है। वहाँ पर सर्पगंधा की तैयार फसल आपको देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं सर्पगंधा के खेत की तरफ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में छत्रपाल कुमार जी ने आपके साथ में अपना सर्पगंधा की खेती की नर्सरी का अनुभव साझा किया। अब नर्सरी के बाद में, यानी कि रोपाई से लेकर और बाकी की सर्पगंधा की खेती की जानकारी हम आपको और छत्रपाल कुमार जी का अनुभव अगले वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो इससे बहुत लंबा हो जाता है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और अगर वीडियो आपको आज का पसंद आया है तो उसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल पायनियर फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जितने ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचेगा उससे हमारा भी हौसला बुलंद होगा, हम भी आगे आपके लिए और अच्छे क्वालिटी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर हमारे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का भला हो, इस वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, प्लीज़ कोशिश कीजिए। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगे। तो जल्दी ही हम आपसे मुलाकात करेंगे सर्पगंधा के खेत पर छत्रपाल कुमार जी के साथ, उनकी रोपाई से लेकर के और बाकी की खेती की जानकारी का अनुभव साझा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।